नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमारी दो सीरीज चल रही है अभी मध्य प्रदेश संभाग की, और दूसरी चल रहा है हमारा नेट JRF हिस्ट्री की। तो पिछली वीडियो में हमने नेट JRF की हिस्ट्री की हमने क्या है रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लिया था, और हमारी जो इतिहास चल रहा था वो दिल्ली सल्तनत पे चल रहा था। किस पे? दिल्ली सल्तनत पे। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम जो दिल्ली के बाद, दिल्ली में क्या है रजिया सुल्तान के बाद कौन शासन करता है और किसका शासक आता है दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान के बाद, तो आज हम वो देख लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में क्या होता है कि रजिया के जाने के बाद आपको पता है कि भाई रजिया को बंदी बना लिया था जो हमारे इक़्तिदार थे लाहौर के अल्तुनिया ने, उसको क्या है रजिया को बंदी बना लिया था। और जब बंदी बना लिया था तो लास्ट जो दिल्ली पर शासक किसका था? बहराम शाह का। किसका शासक था? बहराम शाह का। तो बहराम शाह का शासक था। ये तुर्कों ने बनाया था किसको? बहराम शाह को। तो वहीं से हम वहाँ वो जो कड़ी थी जो हमने छोड़ी थी बहराम शाह के शासक थे कहाँ पर? दिल्ली पर। तो अपने ये भी हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में कि भाई रजिया ने क्या है एक टीम बनाई थी मतलब एक सेना बनाई थी किसे लड़ने के लिए? बहराम शाह से लड़ने के लिए। इल्तुतमिश के किसके नेतृत्व में? अल्तुनिया के नेतृत्व में। किसके? अल्तुनिया के नेतृत्व में, जो कि क्या है लाहौर का इक़्तिदार था, उसके नेतृत्व में। और जो कि रजिया ने उससे विवाह भी किया था, तो उसके नेतृत्व में क्या हुआ था कि रजिया ने एक सेना बनाई थी किससे? बहराम शाह से लड़ने के लिए। और बहराम शाह पर क्या है आक्रमण भी किया था। छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें क्या है रजिया बुरी तरीके से क्या है पराजित हुए, और क्या है अपने लाहौर में दोनों लौटने लगे। कौन? हमारा जो अल्तुनिया है और जो रजिया है, वो दोनों वापस जा रहे थे कहाँ पर? हरियाणा के पास एक केतल जगह है। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी सेना कुछ आगे निकल रही, किसकी? रजिया और अल्तुनिया की। और जो रजिया है और अल्तुनिया है एक पेड़ के छाया के नीचे क्या है इन्होंने आराम करने की सोची। अब आराम करने की सोची तो क्या है वहां पर डाकू आए और डाकुओं ने क्या है इनकी हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है रजिया के बारे में। अब रजिया का इतिहास यहाँ समाप्त होता है। अब हम हमारा जो हमने लास्ट अब चलते हैं कहाँ पर? हमारे दिल्ली की ओर। दिल्ली को चलते हैं कि भाई दिल्ली पर किसका शासन बचा था, मतलब चल रहा था। तो हमने लास्ट देखा कि भाई तुर्क सरदारों ने किसको शासन बना दिया था? बहराम शाह को। किसको बना दिया था शासक दिल्ली का? रजिया के बाद बहराम शाह को। तो कुछ यहाँ पर हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात कर लेते हैं कि जो हमारा बहराम शाह जो है उसके ऐतिहासिक स्रोत क्या है, मतलब कौन सी ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिससे हमें बहराम शाह के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें, एक पुस्तक है, और मैं इस पुस्तक को मेरे ख्याल से कई बार बता भी चुका हूँ, और इसके पहले वाले वीडियोज़ में, इसके पहले वाले लेक्चर में इसके बारे में, इस बुक के बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। तो इस पुस्तक का नाम है क्या है? तबकाते नासिरी इस बुक का नाम है। और ये कब लिखी है? 13वीं शताब्दी में। कब लिखी है ये लिखी है 13वीं शताब्दी में। तो तबकाते नासिरी एक बुक है, वो कब लिखी है? वो 13वीं शताब्दी में लिखी है। और किसने लिखी है? मिनहाज। लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। ये तबकात नासिरी बुक है, 13वीं शताब्दी में लिखी है। किसने लिखी है? मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। ठीक है। और क्या मोहम्मद गौरी से लेकर नासिरुद्दीन, जो कि क्या है शमशी वंश का, जिसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं, शमशी वंश के शासनकाल तक की पूरी जानकारी हमें इस बुक से मिल जाती है। कौन से बुक से मिल जाती है? तबकाते नासिरी बुक से। मोहम्मद गौरी से लेके नासिरुद्दीन
जो क्या है शमशीरबंद का अंतिम शासक है, उसकी जानकारी हमें तबकात नासरी 13वीं शताब्दी की पुस्तक मिनहाज उस सिराज के द्वारा हमें मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमने ऐतिहासिक स्रोत देख लिया कि भाई किसके माध्यम से हमें बहराम शाह के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक इतिहास के बारे में थोड़ी कि बहराम शाह का इतिहास क्या था। तो अगर हम बहराम शाह की हम जन्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जन्म की, तो 9 जुलाई को हुआ था भैया 1212 में। कब हुआ था? 9 जुलाई को हुआ था और 1212 में हुआ था इसका जन्म। कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर अपन इसके वास्तविक नाम की बात करें तो मोइजुद्दीन बहराम शाह, पूरा नाम क्या था? मोइजुद्दीन बहराम शाह इसका पूरा नाम था, है ना। पिता कौन था? तो इल्तुतमिश पिता था। हमने देखी थी कि 2 बेगम तो उसकी जो मुख्य थी और भी उसकी बेगम थी, किसकी? इल्तुतमिश की। दो बेगम हमने देखी ली थी। माता का क्या नाम था? तुर्कान खातून। माता का क्या नाम था? तुर्कान खातून। और ये किसका भाई था? याद करो जरा, याद करके बता सकते हो ये किसका भाई था? बहराम शाह। अगर क्या है माता का नाम जानते हो आप लोग की तुर्कान खातून है, तो तुर्कान खातून की बेटी कौन थी? ये रजिया का भाई था। कौन? बहराम शाह। अब क्या है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रजिया के क्या है हार जाने के बाद बहराम शाह को क्या है गद्दी पर बैठा लिया। किसने बैठाया था? तुर्क सरदारों ने। किसने बैठाया था? तुर्क सरदारों ने। ये तो इतनी बात तो अपन पहले ही कर चुके हैं। क्या है, बहराम शाह का जो राज्य अभिषेक है ना, बहराम शाह का जो राज्य अभिषेक है वो 20 अप्रैल 1240 को करा गया था। बहराम शाह का जो राज्य अभिषेक है वो क्या है भाई, कब करा गया था? वो 20 अप्रैल 1240 में करा गया था, ईसा में। कहाँ करा गया था? दिल्ली के लाल किला में। कहाँ करा गया था? दिल्ली के लाल किला में क्या है जो बहराम शाह क्या उसका राज्याभिषेक करा गया था। और इसने क्या है एक नाइबे मामलिकात एक पद होता है, एक उसका क्या है एक नया पद का निर्माण किया था। जिसका एक नया पद का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या है? मामलिकात। तो ये इस पद का क्या है नाम, एक नया पद का क्या है निर्माण किया था। किसने? बहराम शाह ने। किसने किया था भैया? बहराम शाह ने क्या है एक नए पद का निर्माण किया था। क्या नाम था पद का? ममलिकात एक पद का क्या है इसने निर्माण किया था। किसने किया था भैया? ममलिकात पद का निर्माण किसने किया था? किसने? बहराम शाह। बहराम शाह ने क्या है एक ममलिकात पद का निर्माण किया था। इतनी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अब तक की जो हिस्ट्री है और अब तक का जो जितना लेक्चर चल रहा है वो आपको क्या है आराम से क्या है बातें आपको आराम से समझ में आ रही होगी। और इस पद के लिए उसने किसको नियुक्त किया था? इस पद के लिए उसने किसको नियुक्त किया था? मलिक एतगीन को। इसके लिए किसको नियुक्त किया था भैया? जो मलिक है, मलिक एतगीन, इसको नियुक्त किया था। किस पे? मामलिकात जो पद है उस पे इस व्यक्ति को नियुक्त किया था। तो ये सब चीजें अपन को क्या है ध्यान में रखना है भैया। क्या रखना है? ध्यान में रखना है क्या। और जो ये जो है ना कौन? मलिक एतगीन। जो मलिक एतगीन है वो है तुर्क सरदारों का नेता। वो कौन है? तुर्क सरदारों का नेता है भाई। कौन? मलिक एतगीन। ये तुर्क सरदारों का नेता भी है। ठीक है। और ये जो ममलिकात है, ये ममलिकात जो पद है वो क्या है सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद यही है। कौन सा? ममलिकात। ये सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद भी यही सा है।
उस पर कौन है, किसको नियुक्त किया है, तो मलिक एतकीन को नियुक्त किया है। और मलिक जो एतकीन है वो तुर्क सरदारों का नेता भी है, वो तुर्क सरदारों का नेता भी है। तो भैया जो मलिक एतकीन है, अब चूंकि तुर्क सरदारों का नेता भी है, तो क्या है, ये अपने आप को सुल्तान से बड़ा समझने लगा, या सुल्तान के बराबर समझने लगा। कौन, मलिक एतकीन। समझ पा रहे हो, बहराम शाह ने क्या है, एक नए पद का सृजन किया, नए पद को निकाला, जिसका पद का नाम क्या था, ममलिकात। और इस पद पर किसको रखा, मलिक एतकीन। और जो मलिक एतकीन है वो तुर्क सरदारों का क्या है, नेता भी है। तो भैया मलिक एतकीन अपने आप को क्या है, राजा से भी बड़ा समझने लगा। इतनी बात क्लियर हो पा रही है, हो पा रही होगी, है ना। इसी क्या होता है भैया, फिर अब भैया इसी परेशानी का कारण, मतलब अब तो भैया बहराम शाह के लिए परेशानी हो गई, बहराम शाह के लिए परेशानी हो गई। क्योंकि भैया अगर ये राजा से बड़ा अपने आप को समझने लगा, कौन, एतकीन, तो क्या है भैया, बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी। बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी, किसकी, मलिक एतकीन की हत्या करवा दी। भैया अगर आप ने अगर आपने कोई व्यक्ति को पद दिया और वो व्यक्ति क्या है, आपको पद से हटाने के लिए मतलब जालसाजी रचे या फिर आपको ही बड़ा समझे, तो आपको तो उसको क्या है, कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसी प्रकार से जो बहराम शाह है उसने भी क्या है, मलिक एतकीन को मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। आगे बात करें, अब हम बात करते हैं मंगोलों ने क्या है, मंगोलों ने 1241 में क्या है, आक्रमण किया था लाहौर पर, और वहीं पर क्या है, अधिकार कर लिया। समझ पा रहे हो भैया, 1200 कितने में, 1241 में, कितने में, 1241 में क्या होता है कि भाई मंगोल आक्रमण करते हैं, कहाँ पर आक्रमण करते हैं, लाहौर पर आक्रमण करते हैं, और लाहौर को क्या है, कब्जे में ले लेते हैं और वहां पर अधिकार कर लेते हैं। तो यह जब समाचार किसको मिलता है, बहराम शाह को, ये जो समाचार मिलता है किसको, बहराम शाह को, तो वो क्या है, अपने जो उसका वजीर होता है किसका, बहराम शाह का वजीर का क्या नाम होता है, मुहाजिबुद्दीन। तो मुहाजिबुद्दीन को भेजता है और उसके साथ क्या है, कुछ तुर्क सरदारों को भेजता है, तो जो मुहाजिबुद्दीन है वो तुर्क सरदारों की हत्या कर देता है। समझ पा रहे हो, यहाँ बहराम शाह क्या है, मुगलों से लड़ने के लिए किसको, अपने वजीर को भेजता है। वजीर का नाम क्या है, मुहाजिबुद्दीन। समझ पा रहे हो कि ये जाके मंगोलों को हराएगा। और क्या है, जो मुहाजिबुद्दीन के साथ क्या है, तुर्क भेजता है। ये जो मुहाजिबुद्दीन है क्या है, तुर्कों को ही मार देता है। ठीक है, जब ये बात पता चलती है, क्या है, जब ये बात तुर्कों को पता चलती है, तुर्क सरदारों को पता चलती है दिल्ली में, तो क्या है भैया कि भैया ये वजीर, मतलब बहराम शाह के वजीर ने तुर्कों की हत्या कर दी, मारने भेजा था किसको, मंगोलों को। ये तो अपने ही आदमी को मार दिया है, तो भैया तुर्क सरदारों ने क्या किया, बहराम शाह को बंदी बनवा लिया। समझ पा रहे हो, तो जो तुर्क सरदार दिल्ली में बैठे थे, अब वो तो अपने जो उनके साथ ही गए हैं तुर्क सरदार, तो उनको तो बदला लेंगे। तो बदला लेने के चक्कर में क्या हुआ कि जो बहराम शाह था उसको क्या है, बंदी बनवा लिया गया, और बंदी बनवा कर क्या है, उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या था हमारा बहराम शाह का इतिहास, रजिया सुल्तान के बाद का। इसके बाद किसका शासन आता है, तो इसके बाद जो शासन करता है दिल्ली की गद्दी पर, वो कौन करता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और सुल्तान बनता है। तो थोड़ा सा अलाउद्दीन जो मसूद है उसका ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात करें तो सेम बुक है, कौन सी भैया, तबकात नासिरी।
तबकात नासरी से हमें वो 13वीं शताब्दी की बुक है, किसने रचा है उसको? मिनहाज उस सिराज, किस भाषा में लिखा है? तो भैया अरबी भाषा में लिखा है। और मोहम्मद गौरी से लेके नासरुद्दीन तक का इतिहास हमें इस बुक में मिल जाता है। तो अलाउद्दीन के बारे में भी हमें क्या है, इस अलाउद्दीन मसूद के बारे में भी क्या है, इस बुक से हमें जानकारी मिलती है। दूसरी बुक की बात करें तो दूसरी बुक कौन सी है? तारीख़े मुबारक शाही। दूसरी बुक कौन सी है? तारीख़े मुबारक शाही। ये जो, लेकिन इसके जो रचनाकार कौन है? याह्या बिन अहमद सरहिंद। कौन है भैया इसके लेखक? इसके लेखक कौन है? याह्या बिन अहमद सरहिंद। याह्या बिन अहमद सरहिंद इसके लेखक हैं। और इसका जो रचना हुई थी वो सैयद वंश के समय हुई थी। किसके वंश के समय हुई थी? सैयद वंश के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? और मुबारक शाह के शासनकाल के समय इसकी रचना हुई थी। तो इसमें क्या है, बेसिकली सैयद वंश का इतिहास है, लेकिन कुछ इतिहास इसमें किसके बारे में है? अलाउद्दीन के बारे में भी। अलाउद्दीन जो मसूद है उसके बारे में भी इस बुक में इतिहास है थोड़ा बहुत। बुक का नाम क्या है? तारीख़े मुबारक शाही। अब इतिहास की ओर बढ़ते हैं अलाउद्दीन मसूद के। तो नायबे जो मामलिकात है, ये पद अब किसके हाथ में चला गया था? अब जो अलाउद्दीन मसूद है उसने क्या है, कुतुबुद्दीन हसन को इस पद पे नियुक्त किया था। तो ममलिकात जो पद है, मैंने बता दिया था कि वो सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद होता है। तो जब अलाउद्दीन मसूद गद्दी पर बैठा तो उसने इस पद को क्या है, हसन मतलब कुतुबुद्दीन हसन को इस पद पर नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन क्या है, नाम मात्र का शासन था। अलाउद्दीन जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, वो एक नाम मात्र का शासन था। क्या है, असली शक्ति जो असल शक्ति थी, असल शक्ति किसकी थी? जो उसका वजीर था, कौन? मुहाजिबुद्दीन के हाथों में थी। मुहाजिबुद्दीन की चर्चा हम कर चुके हैं। ये पहले किसका वजीर था? तो ये पहले बहराम शाह का वजीर था, और इसने चालसाजी के चलते हुए बहराम शाह को क्या है, हटा दिया। क्योंकि बहराम शाह ने लाहौर में जो मंगोल ने आक्रमण किया था, तो इसको भेजा था कि भैया तुम जाके मंगोल लड़ो, और कुछ तुर्क सरदार को भी इसके साथ भेजा था। लेकिन इसने तुर्क सरदार को हत्या कर दी, और क्रोधित दिल्ली में बैठे तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद क्या है, अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा, जो कि रुकनुद्दीन शाह का पुत्र था। और ये एक मतलब अपन कहें कि एक शासन था। ये एक कैसा राजा था कि भैया अयोग्य राजा था, इसलिए इसकी जो वास्तविक शक्ति थी वो इसके वजीर के हाथ में थी। इसका वजीर कौन था? सबको पता है, मुहाजिबुद्दीन इसका वजीर था। अब क्या होता है भैया कि जो मुहाजिबुद्दीन क्या है, तुर्क सरदार को क्या है, पद से हटाने का प्रयास करता है, लेकिन उससे पहले ही क्या है, तुर्क सरदार उसकी हत्या करवा देते। भाई वो जो एक बड़ा ग्रुप है एक तुर्क सरदारों का, दिल्ली की सल्तनत पे जब हम गुलाम वंशों की बात करते हैं तो तुर्क सरदारों को बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इन्होंने ही रजिया को हटवाया, और इनसे मतलब मुकाबला करना, राजनीति करना एक बड़ी हिम्मत की बात थी। तो अब जो क्या है, मुहाजिबुद्दीन क्या है, तुर्क सरदारों को पद से हटाने की सोच रहा था, लेकिन इससे पहले क्या है, तुर्क सरदारों ने इसकी हत्या करवा दी। समझ पा रहे हो, जैसे को तैसा। अब क्या है भैया कि मुहाजिबुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन बना भैया वजीर? तो नजमुद्दीन अबू बकर वजीर बन गया। नया वजीर कौन बन गया हमारा? जो नजमुद्दीन अबू बकर को बना गया नया वजीर। अब क्या है, अलाउद्दीन मसूद ने क्या है, बालबन को क्या है अमीर हजीब मुख्य दरबारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। यहीं पर हमको जो बालबन है, जो उसका भी क्या है हमें रोल समझना है, क्योंकि इसके बाद जो बालबन है वो लंबा उसका इतिहास रहेगा। तो अलाउद्दीन मसूद ने बालबन को अमीर हाजिब
मुख्य दरबारी के रूप में क्या है, मुख्य दरबारी और मुख्य अधिकारी के रूप में बालबन जो क्या है, बलबन को क्या है, नियुक्त किया। किसको? बलबन को नियुक्त किया। और क्या होता है कि जो हमारा अलाउद्दीन का शासन रहता है ना, अलाउद्दीन मसूद का शासन रहता है, उसमें कई इक़्तिदार क्या होते हैं, जो इक़्तिदार समझ गए होंगे, मैंने इक़्तिदार बता दिया था कि लाहौर के इक़्तिदार थे, भटिंडा के इक़्तिदार थे। तो इन्होंने क्या है, कई इक़्तिदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि हम एक स्वतंत्र राज्य चला रहे हैं या एक स्वतंत्र क्षेत्र के राजा हैं। समझ रहे हो? इसके क्षेत्र में, इसके शासनकाल में, अलाउद्दीन मसूद के काल में क्या होता है कि कई राजा ने क्या कर लिया कि भैया हम अपना अलग चलाएंगे, मतलब सिस्टम, हम स्वतंत्र हैं, हम अलाउद्दीन मसूद के अधीन नहीं है। तो कई इक़्तिदारों ने क्या है, वो स्वतंत्र रूप से हो गए, अब क्या होता है, बलबन क्या करता है भैया, अलाउद्दीन मकसूद को पद से हटाने के लिए अब ये कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि क्या है, शासन तो इसको करना है। तो एक षड्यंत्र रचता है। कौन? बलबन। तो बलबन एक षड्यंत्र रचता है किसको? अलाउद्दीन मकसूद को हटाने के लिए, और षड्यंत्र के थ्रू उसकी हत्या करवा देते हैं। क्या है? षड्यंत्र के थ्रू उसकी हत्या करवा देता है। और अगला शासक कौन बनता है फिर? नासिरुद्दीन बनता है अगला शासक। और इस षड्यंत्र में कौन कौन मतलब शामिल होता है किसकी हत्या में? अलाउद्दीन की। तो नासिरुद्दीन शामिल होता है, और कौन शामिल होता है? मलिक के जहां भी शामिल होता है। किसको? अलाउद्दीन को हटाने में, अलाउद्दीन मकसूद को हटाने में। ये भी क्या है, बराबर का हिस्सा रहता है भैया, साथ देता है, बराबर का हिस्सा रहता है। अब क्या होता है भैया कि नसरुद्दीन बनेगा भैया दिल्ली का शासक। कौन बनेगा? नसरुद्दीन बनेगा ना। तो अब क्या होता है, आगे की अगर हम कहानी की बात करें, आगे अगर हम कहानी देखें तो 10 जून की अगर हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे? 10 जून की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? 10 जून की। तो 10 जून की जब हम बात करते हैं तो 10 जून को क्या है, अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया जाता है। कब? 10 जून 1246 को। थोड़ा सा क्या है, टंग स्लिप हो जाती है, आप दोबारा उसको सुन सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है, इतिहास विषय है और बोलना ज़्यादा पड़ता है, समझाना ज़्यादा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, टंग स्लिप हो जाती है। तो 10 जून और 1246 को अलाउद्दीन मकसूद को गद्दी से हटाकर नसरुद्दीन को क्या है, गद्दी पर बिठाया गया। तो नसरुद्दीन के संबंध में अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो तबकात-ए नासरी, नसरुद्दीन का भी तो हमें इतिहास किससे पता चलता है? कौन सी बुक है? ऐतिहासिक शोध कौन से हैं? तबकात-ए नासरी। किस शताब्दी की बुक है? 13वीं शताब्दी की बुक है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ठीक है, तो ये जो मिनहाज उस सिराज, ये किसके दरबारी कवि हैं? ये नासिरुद्दीन के ही दरबारी कवि हैं। समझ पा रहे हो? नासिरुद्दीन के ही क्या है, दरबारी कवि है। ये पूछते हैं कई बार, तो इस चीज को याद रखना, नासिरुद्दीन के ही क्या है, दरबारी कवि हैं ये।